18 अप्रैल की शिफ्ट 3 हमने कंप्लीट कर ली थी, मतलब कि 12 के 12 सेट में अभी तक आपको कंप्लीट करा चुका हूं और ये 13वां सेट होने वाला है हमारा। इसमें हम 19 अप्रैल को शिफ्ट 1 देखने वाले हैं। इसमें किस लेवल के क्वेश्चन आए सभी का एनालिसिस करने वाले हैं, बिल्कुल 1 से लेके 25 तक। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत शानदार मेथड सिखाने वाला हूँ जिनसे आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कम समय में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अप्रोच हमारी सारी एग्जाम वाली हो सकती है, तो एक भी सेकंड मिस मत करना, वीडियो का बहुत शानदार होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक। देखिए, ये हमारी कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट फ्री टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस मैंने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल करा रखी हैं। आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर इस कंप्लीट वीडियोस को देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है वीडियो के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम गवाए। और मेथड सारी एग्जाम में अप्रोच होने वाली है, कोई भी मेथड फालतू नहीं बताऊंगा जो टाइम कंज्यूमिंग होगी। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करके आना है। अभी तक आपने क्या किया वो पता नहीं, लेकिन अब क्या करोगे वो जरूर मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या इफ ईच ऑफ द टू नंबर दिस एंड दिस आर डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर आर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन में R2। मतलब कि मुझे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। आपने देखा होगा कि इससे पहले वाला जो सेट था उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का था और इसमें भी रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए, सबसे पहले मैं अगर मैं R1 फाइंड करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 16 में 6 का भाग देना पड़ेगा। अब आप जानते हो अगर मैं 5 में 6 का भाग दूं तो माइनस का 1 आता है और माइनस की पावर 16 करना है मुझे। आप जानते हो कि अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब कि प्लस का 1 मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, सेम थिंग मैं R2 के साथ करने वाला हूँ। R2 में क्या है, 5 की घात 25 में मैं भाग देने वाला हूँ 6 का। अब आप देखिए 6 का भाग देने से क्या होगा कि फिर से रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा और रिमाइंडर जैसे ही -1 बचता है उसकी पावर मैं 25 करूंगा, मतलब कि ऑड पावर है, मतलब कि रिमाइंडर मेरा -1 आएगा। आप जानते हो कि -1 में लिख नहीं सकता तो 6 में से मुझे -1 करना पड़ेगा, मतलब कि रिमाइंडर एक्चुअल में आया है 5। ये R1 आ गया, R2 आ गया। अब मैं इससे सॉल्व करूंगा तो R1 प्लस R2 6 होता है और R2 मेरा 5 है। 6 अपॉन में 5 मेरा आंसर आ जाता है। रिमाइंडर थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लो लेवल का था, केवल प्री लेवल का क्वेश्चन था, अच्छा डाला था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हमारा बोर्ड मास रिलेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड मास पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, आपको करना आना चाहिए, तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या करूँ, देखिए पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर डिनोमिनेटर को करूंगा। न्यूमरेटर को देखिए, देखिए ये क्या है, माइनस है। इसमें अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का होगा। ठीक है, मतलब 5/8 माइनस 3/8 करोगे तो कितना आएगा, 2/8। 5 में 3 गया तो 2/8 बचा। देखिए इस वाले पार्ट का वैल्यू कितनी आई, 2/8। अब आप बताइए अगर मैं 2/8 को 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, बॉडमास का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, आप ऑफ को सॉल्व करोगे, ऑफ ये दे रखा है। इस वाली पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 1/4। अगर 1/4 का मल्टीप्लाई में 4.8 में करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.2। तो मेरा कितना आ जाता है, 1.2 माइनस का 1.2 आ गया यहाँ तक, 1.2। अगर मुझे 1.2 में से 0.9 माइनस करना है तो मेरा आंसर आएगा 0.3। ये आ गया मेरा न्यूमरेटर। अब मैं सॉल्व करूंगा डिनोमिनेटर को। देखिए डिनोमिनेटर में सबसे पहले क्या ब्रैकेट है, प्लस लगा, इसे बाद में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ऑप को सॉल्व कर लेता हूँ। ऑप को सॉल्व करूंगा तो इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10। 5 से 50 कटेगा 10 आएगा, ये 10 आ गया। अब आप देखिए ये सॉल्व कर लिया मैंने। अब मैं ब्रैकेट क्या ऑफ सॉल्व कर लिया, ऑफ के बाद डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो 0.2 इस वाले पार्ट को देखिए आपकी, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना आएगा, 1/50। आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ मैं क्या, 0.2 अपॉन में 100 10 आएगा। ये पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से,
तो 0 मतलब कि 1/50 आ गया। कितना आ गया? 1/50। मतलब इस वाले पार्ट की ये 0.2 तक वैल्यू कितनी आ गई? 1/50 आ गई, ये डिवाइड वाले पार्ट तक। ठीक है, 10 1/50। ठीक है, अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे फिर से क्या लगा है? डिवाइड लगा हुआ है। तो देखिए 6 चौक 24 और 25/6 गुणा जी 2.5 है, भागत में 2.5 है, तो उल्टा कर दूंगा तो कितना आएगा? 1/2.5। ठीक है, और 1/1/2.5 आ गया, इस वाले पार्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितना आया था? 1/50 आया था। इस वाली डेसिमल से ये 0 कट जाएगा और 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप आइए यहाँ तक, यहाँ आया मैं, प्लस लगाया मैंने। अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, क्या आएगा? इस वाले पार्ट की वैल्यू की 8 या 24, 24 - 4 20, 20/32 ये आ गया मेरा 20/32। ठीक है, इसे मैं काटूंगा, कितना आएगा? 5 चौक 20, नहीं 4 5 20, 4 5 20 और 4 8 32, कितना आ गया? 5/8। देखिए ऊपर वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिखा, अपन में 6 5 30 आया, तो ये 6 बचा है, और ये 5 बता 6 5 30, और प्लस का 5/8 आया, ये आ जाता है मेरा। ठीक है, अब जस्ट सिंपली आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए क्या करो? 8 इधर जाएगा, 30 इधर जाएगा, 30 पंजा 150 और 8 158 होता है। कितना होता है? 158। मतलब 0.3 इंटू 30 गुणा 8 240 होगा, बटे में 158 आया। ठीक है, ये पॉइंट इस 0 को काट जाएगा, और 2 से अगर मैं काटूंगा तो 2 7 14, 2 नाम 18 आया, और 2 से अगर मैंने इसे काटा तो 12 आया। 12 थी 36/79, केवल एक आंसर है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, केवल समझाने में टाइम गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन केवल 15 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम। देखिए ये वाला क्वेश्चन है अपना LCM HCF वाला क्वेश्चन है। 3 संख्या दे रखी हैं, 3:8:15 के अनुपात में 3 संख्या, और उनका LCM ये दे रखा है, तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? देखिए 3 8 15 दे रखी है। ठीक है, अब आप बताइए कि इनका LCM क्या होगा? मैंने देखा कि LCM क्या होगा। देखिए 3 को मैं नहीं लूंगा क्योंकि 3 ऑलरेडी 15 में है, तो 15 8 120, तो LCM आएगा इसका 120। अब आप बताइए HCF कितना आएगा? देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है? मैंने कहा कि केवल इनमें एक कॉमन है, मतलब 120 की वैल्यू उसने दे रखी है 8280। 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8280, और मुझे एक की वैल्यू पूछी है, तो सिंपली मैं 0 से 0 कैंसिल करूंगा, और 12 12 छंग 72, 12 नाम 108, 69 मेरा आंसर आ जाता है ये भी। ठीक, आसान क्वेश्चन था, बस इसमें आपको LCM का रूल पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं, स्पेशली रेशो वाले केस में। 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि A ने B से 30% अधिक निवेश किया है। ठीक है, B ने C से 40% कम निवेश किया। मैं पहले 3% लिख लेता हूं, A B और C। ठीक है जी, अगर मान लीजिए कि B अगर 100% का इन्वेस्ट करता है, B ने C से 40% कम किया। देखिए इससे 40% कम है, ये मतलब कितना कम, कितना हुआ? ये 60, 40% कम है। ठीक है, अब उसने बोला कि A ने B से 30% अधिक निवेश किया। ठीक है, इसका 30% अधिक A ने निवेश किया। देखिए अब आप इसका प्लस 30% निकालोगे, आप जानते हो क्या कि 60 का 30% कितना होता है? 60 का 30% होता है 18, मतलब 60 और 18 कितने हुआ? 78, ये हो गया 78। अब देखिए C ने 40% कम निवेश किया, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया था, मतलब C ने कितना का निवेश किया था? 8,000 रुपए का, ये इसने बता दिया। अब वो पूछा कि उन सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? औसत। ठीक है, मैंने देखा कि C की वैल्यू 100 है, और 100 की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे 8,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8,000। अब वो मुझसे पूछ रहा है इन तीनों का एवरेज। देखिए इन तीनों को ऐड करूंगा मैं, कितना आएगा? 8 6 और 7 13, 238, कितना आएगा एवरेज? सॉरी सम कितना आएगा?
238, लेकिन मुझे ये एवरेज में 3 का भाग और देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, वो सॉरी सम में 3 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बन गया मेरा एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स। ये सम किया और ये नंबर लेके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से काटूंगा मैं से, कितना आएगा, 3×7=21, 3×9=27, कितना आ गया, 3×9=27, एक बचा तो 3×3=9, 79.3। और देखिए इस जीरो से ये पॉइंट कट जाएगा। अब जस्ट सिंपली आपको 8 का गुणा इसमें करना है 793 में, आंसर आ जाएगा। गुणा करते हैं, देखिए 8×3=24, 4 हासिल की 2 आया, 8×9=72, 4 72 और 2 74 की 4, हासिल की 7 आया, 8×7=56, 56 और 7 63, 63 मतलब 63/44 मेरा आंसर आ जाता है। लगभग में ये है कि उसने क्लियरली पहले ही बोल सकता कि नियरेस्ट वैल्यू चाहिए मुझे। अब ये आ जाती है मेरी नियरेस्ट आंसर। शानदार तरीके से क्वेश्चन हो गया। जस्ट सिंपली आपको एवरेज निकालना था और उसमें रेशो बनाना था परफेक्ट। अगर आप रेशो बना लेते हो और दूसरी चीज अगर आप वैल्यू को इक्वल कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है उस पर मैं 10% की छूट देता हूँ, जो दुकानदार है वो 10% की छूट देता है। अब देखिए कि 400 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर जो थोड़ी क्षतिग्रस्त हुआ, ये एक वस्तु है जिसकी MRP 400 रुपये है, वो थोड़ी सी डिफेक्टेड हो गई है। तो क्या किया उसने कहा दुकानदार ने कि आप एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट ले लिए। मतलब कि उसने 10% का ऑलरेडी दे दिया, फिर चूंकि डिफेक्टेड है पीस इसलिए 10% का और दे दिया। मतलब 10 और 10% का 2 बार दे दिया, 10 और 10 का 2 बार दे दिया, मतलब कि 400 का, मतलब 10 थी तो 9 कर दिया, फिर से उसकी प्राइस 10 थी तो उसने 9 कर दी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर 9 नाम 81 और 4 4 8 32। देखिए 9 नाम 81 गुणा 4 करें हुए कितना आएगा, 4 8 32, 324। ये मेरा आंसर आ गया 7। तो आप एक तरीके से और कर सकते थे, आपको पता था कि 9 9 बनेगा, मतलब आप 9 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। ये नहीं था 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं था 9 का मल्टीपल, ये भी नहीं था, ओनली दिस इज पॉसिबल। ठीक है, केवल 9 का मल्टीपल एक ही आंसर है, दैट इज 324। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 438 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये CP दे रखा है, अगर मैं इसे 832 में बेचूं तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, अगर मैं इसे 448 में बेचूं तो मुझे कुछ लॉस होगा। और ये जो लॉस और प्रॉफिट है ना, ये हमेशा इक्वल है। तो देखिए अगर मुझे मिड पॉइंट चाहिए तो आप जानते हो कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों का सम करके ऐड डिवाइड कर दीजिए। सम कितना आएगा, 40 40 80 और 8 4 1280, डिवाइड करोगे 2 से, मतलब कि 640 इसकी CP है। अब वो कह रहा है इसका 10% प्रॉफिट चाहिए मुझे, इसका 10% कितना आएगा, 64। तो इसमें जस्ट 64 ऐड कर दीजिए आप, तो कितना आएगा 407, 704 रुपये में अगर इसे बेचा जाए तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है, किसका ये, पार्टनरशिप का है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक, देखिए एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, मतलब एक निश्चित पूंजी उसने लगाई और एक व्यवसाय शुरू किया। अब देखिए अगली साइड कि पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया। ठीक है, पहले ईयर में क्या किया उसने, 60% भाग अर्जित कर लिया और कुल पूंजी का 50% भाग दान कर दिया। ठीक है, देखिए दो प्रोसेस हुई, पहला उसने 60% लाभ कमाया और टोटल का 50% दान कर दिया, ये प्रोसेस हुई। अब देखिए उसने दूसरे और तीसरे वर्ष शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। मतलब 3 साल सेम कहानी चली है, क्या कि 60% का लाभ कमाएगा, 50% दान करेगा, 60% का लाभ कमाएगा, 50% का दान करेगा, ये सेम कहानी चली। और एंड में उसके पास बचते 15,360। तो आपको ये बताना है कि उसने कितने रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया। ठीक, देखिए मेथड देखिए, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5
और 50% की होती 1/2। ठीक है, अगर उसके पास 5 रुपए थे तो 3 का प्रॉफिट कमाता है तो उसके पास 8 हो जाते हैं। ठीक है, 3 का प्रॉफिट कमाता है तो उसके पास 8 हो जाते हैं, मतलब 5 इन्वेस्ट किए और 8 उससे मिल गए। ये आ गई पहली लाइन। ठीक है, अब दूसरी लाइन देखिए कि उसने 50% दान कर देता है। देखिए, अगर उसके पास 2 रुपए थे तो एक दान कर देता है, वो एक दान कर देता है, कितने बचेंगे? एक। अब इन दोनों का इफेक्टिव देखिए कितना आएगा, 2 चौक 8 मतलब 5:4। कितना आ गया मेरा? 5:4। ये आ जाता, देखिए ये आ गया 1 साल की कहानी की 5:4 में। 1 साल में इतना आ रहा है, 5 इन्वेस्ट कर रहा है तो 4 बच रहा है उसके पास। ये कहानी है केवल पहले साल की। अब देखिए वो अगले साल भी सेम कहानी करेगा, तो जस्ट इसका क्यूब कर दीजिए 3 साल की कहानी को रिपीट करने के लिए। 25 25 पंजा 125 रेसो 4 चौक 1664। अब देखिए ये आ गई उसके पास बची हुई राशि, और ये वो राशि जो इसने इन्वेस्ट की थी। मतलब 64 की वैल्यू 15,360 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 125। ठीक है, किससे काटूं? 16 चौक 64, 16 से काटा तो 16 नम्मा 144, 6 और 3 9 बचे, 16 चंग 94, 960 बचा। अगर मैं इससे काटूं तो 240 आएगा। अब आप गौर से देखिए 240 में क्या छुपा हुआ है? 240 में क्या छुपा हुआ? वो 8। और इधर क्या छुपा हुआ है? 125। देखिए आप जानते हो कि 8 गुणा 125 का आंसर क्या होता है? 1000। ठीक है, और देखिए एक जीरो ऑलरेडी दे रखी है, 3 जीरो मेरी इससे बन गई और 1 जीरो मेरी यहाँ से बन गई, मतलब 4 जीरो होंगी। इसमें 3 जीरो, इसमें 3 जीरो, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इन दो ऑप्शन में ए और बी में 4 जीरो बन रही है, तो देखिए 12 दूनी 24, 24 आया, 24 से ज़्यादा होना चाहिए आंसर, तो आंसर मेरा 30 होगा, 30,000। ये मेरा करेक्ट आंसर है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाए तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखिए कोई राशि इन्वेस्ट की मैंने 18,000, मेरे पास 21,780 आए, मुझे रेट नहीं पता। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा रेट, कि मैंने किस रेट से मेरा पैसा मार्केट में लगाया था, रेट पता चल जाएगी। फिर कह रहा है कि रेट को 5% बढ़ाओ, जितनी भी रेट आए उसमें 5% का इंक्रीमेंट करो। अब मैं रेट में कर दूंगा 5 का इंक्रीमेंट, फिर उसके बाद बताना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, देखिए 18,000 से कोई वैल्यू 21,780 हो जाती है। इस जीरो को कैंसिल करोगे, 18 से ये वैल्यू कट जाएगी डेफिनेटली। 100 आया, 18 एकम 18, 3 बचा, 18 दूनी 36, 1 बचा, 18 एकम 18, ये आ गया। देखिए ये कहानी है मेरी 2 साल की। अगर मुझे कहानी चाहिए 1 साल की, 1 साल का रेशो चाहिए मुझे, किस रेशो से किस में चेंज हो रहा है, तो अंडर रूट ले लूंगा मैं। 2 से 1 में जाने के लेंगे अंडर रूट, मतलब 10:11 हो जाती है 1 साल। 1 साल के लिए वही 10 से 11 हो रही है, मतलब कि प्लस का 1/10, मतलब कि रेट मेरी 10% रही होगी। अब मुझे पता चल गया कि रेट कितनी थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि रेट को 5% बढ़ा दिया जाए। 5% बढ़ा दूं तो मेरी रेट 15% हो जाएगी। 15%। अब वो कह रहा है कि 5% की वृद्धि के तो उसी राशि उसी अवधि के लिए, सेम टाइम पीरियड के लिए। देखिए अगर मुझे 15% रेट दी हुई है और इसका 2 साल के लिए इफेक्टेड पूछ रहा है, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, x प्लस बाय प्लस एक्स वाई अपॉन 100, मतलब कि इसकी इफेक्टिव रेट कितनी आएगी 2 साल के लिए? 32.25%। अगर 15% की रेट में लगाऊं तो 2 साल बाद मुझे 32.25% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए इतना मैंने लगाया और इतना मिला, मुझे केवल 18,000 का 32.25% निकालना है। देखिए मैं इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। पहला पार्ट 30%, दूसरा पार्ट 2.25%। देखिए 30% इसका निकालोगे तो इसकी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो और 1 जीरो इसकी, मतलब 18 थी 54, तो कितना आएगा आंसर? 5400।
30% निकालोगे तो, ठीक है। अब आप देखिए 5400 आ गया। अब इसका 2.25% कितना होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगी। 25 नम्मा 9/400, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 9/400, ठीक है। तो 18,000 का आप 9/400 निकालोगे तो कितना आएगा, तो 0 कैंसिल की, 9 8 72, 2 असल की 7 आया, 9 और 7 16 162 आया, और एक में एक जीरो ही बचा है। अब इसे डिवाइड करना है मुझे 4 से, 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 चौक 16, 0 4 पंजा 20, ये आ गया मेरा। ये 30% और ये 2.25%, दोनों को ऐड कर दोगे तो 5085 5805 मतलब 5805 मेरा आंसर आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, 2 बार इफेक्टिव रेट, पहले रेट फाइंड करना, फिर रेट बढ़ाना, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना, 3 स्टेप का ये क्वेश्चन था, ठीक। बस आपको मेथड अच्छी आना चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हो। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में से कि पहली में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1 तिहाई है, तीसरी संख्या 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत ये है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। औसत ये है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है वो, पहले तो मैं लिख लेता हूं कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और तीसरी संख्या, ये 3 नंबर लिख लिए भाई, ठीक है। अब आप देखिए कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की 1 तिहाई है, जो दूसरी संख्या है वो पहली की 1 तिहाई है, मतलब अगर ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है। और कह रहा है कि तीसरी संख्या की 3/4 है, मतलब अगर तीसरी संख्या 4 है तो ये 3 है। इफेक्टिव रेशो आप जानते हो कि सर 1 ले आएगा आपको लाना, तो 1 गुणा 4 4 होता है, 1 गुणा 3 3 होता है, और इस 3 को इधर ले आइए तो ये 3 हो जाएगा, और 3 3 9, जो हो गया मेरा 9:3:4। अब इनका रेशो निकालना भी, वो एवरेज निकालना जानते हो, 9 और 3 12 और 4 16, 16/3 इनका एवरेज आ जाता है, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी 112, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 16 7 112 7 21, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 21। मुझसे पूछ रहा है सबसे छोटी वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63। ये आ गया मेरा आंसर। शानदार क्वेश्चन था, बस इसमें आपको रेशो लगाना था, रेशो आपको अच्छे से आना चाहिए, एवरेज निकाल पाओ, बस आपको 2 काम करने थे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम को कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा। देखिए वर्क कांस्टेंट है, वर्क m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। पहले 14 आदमी 15 दिन में काम कर रहे थे, 21 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। देखिए 7 दूनी 14 और 7 21, 3 5 15 और 5 दूनी 10। बहुत शानदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, बिल्कुल छोटा सा था। इसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चाहिए, MDH वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये है तगड़े लेवल का क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। अगर आपको प्रॉपर मेथड नहीं आती तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है। वैसे आप कर सकते हो, जस्ट आपको मेथड प्रॉपर आना चाहिए। देखिए डी किलोमीटर चलने में, ए है वो डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। 20 से 3 घंटे अधिक ले रहा है। अब देखिए यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर लेता है तो वह इसी दूरी को 20 एक घंटे कम में पूरा कर लेगा। कितने कम में कर लेगा, ए को। देखिए टाइम यहाँ था तो टाइम यहाँ आ गया, 4 की कमी हो गई, ठीक है। अब आप देखिए क्यों हुई टाइम। देखिए आप एक चीज बताइए कि डिस्टेंस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, स्पीड और टाइम पर, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को ही कांस्टेंट कर दूं तो स्पीड और जो टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएंगे, मतलब जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड का रिवर्स होगा। जैसे देखिए कि स्पीड का रेशो क्या है, स्पीड का रेशो क्या है, चाल को दोगुना कर देता है। अगर उसकी चाल आज 1 थी तो वो अपनी चाल को 2 कर देता है, ठीक है। अगर उसने चाल को
1 से 2 किया है तो उसका टाइम 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ए का टाइम 2 से 1 हो जाएगा, मतलब कमी देखिए कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। देखिए यहाँ कमी कितने की हुई, 3 ज़्यादा और 1 कम, मतलब 4 की कमी हुई। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे दे रखी है। उसने पूछा है कि 1 और 1.5 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा कि 2 यूनिट समय लगेगा, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूनी 8, मतलब 1 को 8 घंटे में पूरा दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लगेगा। आप केवल इस मेथड से क्वेश्चन करोगे ये तभी बेस्ट आंसर आएगा और बेस्ट टाइम में आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगी, आप हो सकता है तो आप इसे कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। एग्जाम के गिवन टाइम में तो इम्पॉसिबल है करना विदाउट दिस मेथड, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, ये दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3 XY जेड की वैल्यू पूछिए। आप सभी इसका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3XY जेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है क्या, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़े वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे फाइंड करोगे, क्योंकि ये दे रखा है, इसे फाइंड कर लेंगे और ये दे रखा है, तो इसे फाइंड करके ये वाली वैल्यू आ जाएगी। देखिए दूसरा तरीका बताता हूँ शानदार, इसका जो भी आंसर आएगा वो इसका मल्टीपल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है मेरा 7 के मल्टीप्लाई में कुछ वैल्यू होंगी, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल रहा होगा। 200 नहीं है, 150 नहीं है, 7 एकम 7 ये भी नहीं है, केवल ये वाला मेरा आंसर है जो 7 का मल्टीपल है, मतलब 175 मेरा करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप इसे कर सकते हो, प्रॉपर मेथड लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड करोगे। कैसे करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। तब जाके आप कहीं इससे निकाल पाओगे, लेकिन बेस्ट मेथड हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगती, कभी कभी जिसमें लग जाती है उसमें लगा देते हैं। देखिए नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है और ए प्लस की दे रखी है और ये वाली वैल्यू पूछी। सिंपल अलजेब्रा का क्वेश्चन, जस्ट आपको क्यूब करना है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए बस आपको। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब कीजिए, 1 मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए क्या होती है। ए क्यूब प्लस क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, एक सेकेंड, ए स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, ए प्लस, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3AB, ये होता है फॉर्मूला इसका, माइनस का 3AB, 3 2 जा, मुझे ए तो फाइंड करना है, ए 3AB, एक सेकेंड रुकना, इसका फॉर्मूला, एक सेकेंड, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना दे रखा है, 218 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, ए प्लस बी 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3AB आया मेरा। देखिए 2 चौक 8 आया, 8 इधर जाएगा तो ये 210 बचेगा, इक्वल में कितना बचेगा, माइनस का 6AB। तो आप ए बी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ए बी की वैल्यू 6, 6 3 18 और 6 5 30 माइनस का 35। ए बी की वैल्यू अगर माइनस की 35 इसमें रखोगे तो प्लस का 36 बन जाएगा अंडर रूट में, और 36 का अंडर रूट होता है 6। जस्ट थोड़ा फॉर्मूला कंफ्यूज होता है, ये फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से सारे के सारे याद होना चाहिए। अंडर रूट 1 माइनस ए बी की वैल्यू आ जाती है मेरी अंडर रूट का 36, मतलब कि 6 मेरा आंसर आ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित आकृति में MNO केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्शरेखा, मतलब MN एक कॉर्ड है, MN क्या एक टेंजेंट है जो बिंदु A पर, पॉइंट A पर क्या है, बनी हुई है, A पर टच कर रही है।
BC क्या है इसका, BC क्या दे रखा है, इसका व्यास, मतलब कि क्या डायमीटर दे रखा है, ये BC को डायमीटर माना, वो दे रखा है, पूछा क्या मेरे से MAB। देखिए मेरे से ये वाली वैल्यू पूछ रखी है, ठीक। आप ये जानते हो क्या कि जब भी एक टेंजेंट और एक कॉर्ड आपस में एंगल बनाए, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड एंगल बनाए, तो वो किसके इक्वल होता है, ये कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं पे भी एक एंगल ड्रॉ करे उसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब मुझे दे रखा है ABC 42 डिग्री, ABC 42 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री और मैं जानता हूं कि डायमीटर सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 42 है, तो ये कितना आएगा, 48 डिग्री आएगा, आएगा ना 48 डिग्री, ये 48 डिग्री आ गया। देखिए अब आप इस वाली कॉर्ड को देखिए, इस वाली कॉर्ड को, अगर ये यहाँ 48 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है तो डेफिनेटली ये वाली यहाँ पे 48 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी। हाँ मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हो, ये वाली ने यहाँ 48 किया तो ये भी 48 ही आएगा। डायरेक्ट भी देख सकते हो आप, डायरेक्ट अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये आ जाता है मेरा 48 डिग्री। कोई भी कंफ्यूजन आपको आती है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, कमेंट कीजिए, कंप्लीट वीडियो इस पर बना के दूंगा आपके लिए। बस कमेंट आना चाहिए वीडियो के नीचे कि सर्कल पर वीडियो बनाई, कंप्लीट सर्कल करवा दूंगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DEF, BC, CA और AB के मध्य बिंदु है। BC इतना, CA इतना, AB कितना है, DEF का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मध्य बिंदु दे रखे हो, मध्य बिंदु क्या रखे हैं, DEF, और परिमाप पूछा DEF का। देखिए परिमाप पूछा DEF का, तो जस्ट आपको इन सभी को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि जो अंदर ट्रायंगल बनता है उसका पेरीमीटर हाफ होता है, मतलब अगर ये ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट लेके मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो इसका पेरीमीटर हाफ होगा। क्या करोगे आप, जस्ट इन सबको ऐड कीजिए, 4 और 4 8 और 2 10, 0 हासिल की, एक आया, तो 12 और 1 13, 13 और 15 कितने होते हैं, 28, 28 और 14 42.0। भाग दूंगा मैं 2 से तो 21 मेरा आंसर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक। कुछ नहीं था इसमें, मिड पॉइंट थ्योरम का अप्लाई होना चाहिए। जस्ट आपको जो अंदर ट्रायंगल बनता है उसका पेरीमीटर बाहर वाले ट्रायंगल का हाफ होता है। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए कि PQ और RS एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई क्रम से 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर 2 समांतर जीवाएं हैं, PQ और RS 14 और 48 सेंटीमीटर की, जो केंद्र O के एक ही तरफ स्थित है। क्या, एक ही तरफ स्थित है, मतलब कि, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब देखिए 2 जीवाएं, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। मान लीजिए कि ये सेंटर दे रखा है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की 17। ये रेडियस मुझे पता करना है, ठीक है। दोनों जीवाओं की लंबाई देखिए, ये वाली कितनी है, ये छोटी वाली, तो ये 14 होगी, तो 14 का आधा 7 और ये 7, यहाँ 7। देखिए क्योंकि आप जानते हो क्या कि जो जीवा होती है, मतलब जो कॉर्ड होती है, वो रेडियस से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है, ठीक है। देखिए ये 7 है और ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये दूसरी जीवा 24। देखिए ये 7 है, यहाँ 24 है, तो देखिए अगर मैं 24, 7 और 25 का टेबल लगा दूं इसमें, देखिए 7 यहाँ से यहाँ तक, ये 24 और ये 25, ये रेडियस 25 आ गई, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग गया, मतलब ट्रिपलेट यूज हो गया, 7 24 25 का। देखिए अगर आप 7 और 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब कि मैंने जो अजम्पशन किया वो सही है, अगर अजम्पशन गलत होता तो ये 7 और 17 24 नहीं होता। मतलब ये 7 होगा और ये 24 होगा और ये 25 होगी, मतलब उसकी रेडियस आ जाती है 25। ट्रिपलेट से करोगे आप और अदर मेथड से करोगे तो लंबा क्वेश्चन पड़ेगा, बेस्ट मेथड है ट्रिपलेट से करना है इसे, ठीक है।
ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, सिमिलरिटी लगाना है बस आपको, सिमिलरिटी आना चाहिए। क्या, दो ट्रायंगल देखिए, रखिए एक एबीसी दे रखा है और एक क्यूपीआर दे रखा है। ए बी पूछा, देखिए ए बी पूछा है, ए बी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू पी है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एरिया कितना दे रखा है 121:64। देखिए ये है एरिया का रेशो, अगर मुझे साइड का रेशो चाहिए मतलब लेंथ का रेशो चाहिए तो मैं अंडर रूट ले लूंगा, मतलब 11:8 ये रेशो आ जाता है मेरा लेंथ का, ठीक है। मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है पहले वाले ट्राइंगल की, एबीसी के ट्राइंगल की पूछी है, और मुझे क्यू की पी दे रखा है, क्यू पी कितना दे रखा है 14.4, मतलब इसकी वैल्यू मुझे दे रखी 14.4। कितने गुना है ये, 8 एकम 8, कितना बचा 6 बचा, 8 अटेंगे 64, 1.8, 11 का गुणा कीजिए, 1.8 गुणा कीजिए इसका तो 8.9 और 1, 19.8 मेरा आंसर आ जाता है। सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, बेसिक सिमिलरिटी तक कुछ नहीं करना था इसमें, जस्ट आपको एरिया का अंडर रूट लेके लेंथ का रेशो बनाना था, और लेंथ का रेशो बना लिया तो लेंथ दे रखी है पहली वाली, दूसरी आप ज्ञात कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इसे कर लोगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको, किसका ये, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन हद से ज्यादा सरल है। 60 रखिए, 60 का आप 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 10 का 1/2 5, प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, 8 का 1/2 4 बटे में, यहाँ रखिए 60 रखिए तो 60 180, 180 का आधा 90, साइन 90 होता है 1 मतलब 7, माइनस कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, मतलब 12 का 1/2 6, 7 में से 6 गया तो 1, और 5 में 4, 5 और 4 9, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ये इक्वेशन सॉल्व करके देखिए, यहाँ कॉस दे रखा है तो मुझे साइन को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 - 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 - 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 कोस थीटा माइनस का 4 = 0, उधर ले जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया 3 कोस स्क्वायर थीटा, और देखिए ये माइनस का हो जाएगा, और -1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए, और देखिए इसे चेंज कर लेते हैं, इसे +4 कर लेते हैं, ये बीच वाली वैल्यू रिवर्स कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने पर 3 आना चाहिए और ऐड करने पर 4, देखिए ऐड करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 3, देखिए 3 और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 आएगा, 3 और 1 4 होते हैं, ठीक है। जस्ट आपको भाग दे दोगे इसे 3 से, तो ये सारी वैल्यू किसकी आ गई, कॉस थीटा की। 3/3 1, मतलब कॉस थीटा अगर 1 है तो थीटा क्या रहा होगा 0 डिग्री, और इसने मना कर दिया कि 0 डिग्री नहीं हो सकता, मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, मतलब अगर मैं इसे ट्राइंगल मानूं तो ये बेस 1 दे रखा है और हाइपोटेनस 3 दे रखा है, तो 3 3 9 एकम 9 में से गया 8, √8 ये आ गया, ये बन गया। इस वाले वैल्यू से मैंने ये ट्राइंगल फॉर्म किया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 3/√8, मतलब 3 3 9 बटे में 8, ठीक है, ठीक ये आ गया। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा और 10 का उल्टा, मतलब √8/1 होता है, मतलब कि 1/√8 होगा, और 1/√8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/8 आएगा। इन्हें आप सिंपली जोड़ दोगे तो 9 और 1 10/8 आया, और 5/4 मेरा आंसर आ जाता है। देखिए ये आ गया मेरा 5/4 आंसर। बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है और उसका कमेंट आप मुझे यूट्यूब पर करोगे, यूट्यूब पर आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या है। जस्ट आपको आंसर करना है 60 डिग्री, 50 डिग्री, या 30 डिग्री, या 45 डिग्री। मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी क्वायरी है DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो उन्हें आप देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे आपको। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।